नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश और असम में रैली। असम के मोरान में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, भारत ने पहली बार आतंकियों को घर में घुसकर मारा, तब भी कांग्रेस परेशान। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, क्षेत्र को पिछले 5 साल से नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। दिखा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। नामांकन के समय अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, प्रकाश सिंह बादल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। रोड शो के जरिए भी दिखाई ताकत। पुलवामा में आतंकियों ने ग्रेनेड से सीआरपीएफ के बंकर को बनाया निशाना। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। कर्नाटक में आयकर विभाग के छापे पर विपक्ष के रुख की वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की आलोचना। कहा, संघीय व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है विपक्ष। जेडीएस और कांग्रेस ने 28 मार्च को इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर किया था प्रदर्शन। और अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की 4-2 से हार। 1-1 गोल से हुआ था मैच ड्रॉ। शूटआउट में दक्षिण कोरिया ने 4-2 से हराया। खबरों की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने असम के मोरान में कहा कि कांग्रेस चौकीदार से तो नफरत करती है, चाय वालों से भी तिलमिलाई हुई है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पहली बार आतंकियों को घर में घुसकर मारा, लेकिन कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस परेशान है। ये तो घुस करके घर में घुस के मारता है। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस की नींद उड़ गई। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को विस्तार दिया। आपने देखा होगा 3 दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर के जीवन सैटेलाइट को 3 मिनट में यहां से जाके गिरा दिया। और दुनिया में हम चौथे देश बन गए ये काम करने वाले। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आनंद हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस के आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री असम के तेजपुर पहुंचे। तेजपुर के गोहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश के हितों की रक्षा ये चौकीदार ही कर सकता है। इस चौकीदार से आपको प्यार है और उन्हें खौफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसे मामाओं की फौज है जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलो में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि देश के इस महत्वपूर्ण भाग को पिछले 5 साल से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आज़ादी के 7 दशक बाद अरुणाचल को रेलवे मैप पे लाने का अवसर मिला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत साठगांठ रही है।
उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय उनके साथ अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद थे। पर्चा भरने से पहले अमित शाह ने भगवा पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले गांधीनगर में एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। अमित शाह का ये रोड शो अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में सुबह सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ। 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो घाटलोदिया इलाके में पाटीदार चौक पर खत्म हुआ। शाह के रोड शो में शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, एलजेपी के रामविलास पासवान और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। 5 साल के अंदर ही ये विश्वास क्यों बना है? 5 साल के अंदर ही गुजरात का एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने के पहले गांव का प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो आज पूरी देश की जनता का लाडला क्यों बना है? क्योंकि 70 साल तक देश की जनता जिस नेता की राह देख रही थी, वो नेतृत्व देश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखाई पड़ता है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तेलंगाना की सभी सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने नालगोंडा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने मिर्यालागुदा में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि क्षेत्रीय पार्टियां ही केंद्र की सत्ता में आएगी। और वहीं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रामेश्वरम में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर राज्य की सत्तारूढ़ एआईएडीएमके रही। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से पहले से घोषित उम्मीदवार को बदल दिया है। नासिर कुरैशी की जगह अब डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाए गए हैं। पार्टी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से अपने प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी की जगह पर अब डॉक्टर एसटी हसन को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले साल लद्दाख को नए संभाग के दर्जा दिया है। अब जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख तीसरा संभाग बन गया है, जिसके चलते अब यहां के लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे होने के अलावा लद्दाख की भौगोलिक स्थिति बाकी देश से बिल्कुल अलग है। साल के आधे दिन ये इलाका जहां सड़क मार्ग से बाकी देश से कटा रहता है, वहीं इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। कश्मीर संभाग का हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र को कई प्रशासनिक कामों के लिए भी श्रीनगर के रास्ते खुलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लद्दाख को कश्मीर से अलग नए संभाग के तौर पर स्थापित करके कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। लद्दाख का है मेन इशू, और खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट का वो इशू यूटी का मुद्दा है। इसका मतलब हम लोग जम्मू कश्मीर से अलग मेन स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ए न्यू इशू, इट हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 3-4 डेकेड्स नाउ। बीजेपी का मानना है कि इस कदम से लद्दाख के विकास में तेजी आएगी। पीडीपी का भी मानना है कि इसका लाभ मिलेगा और बजट के सही खर्च में योगदान मिलेगा, जबकि कांग्रेस के हिसाब से इसका कोई लाभ नहीं है। लद्दाख को यूटी देने के बाद बीजेपी ही करते हैं, बाकी लोग नहीं करेगा। तो फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर का ये मतलब है, अभी तक ये कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स ने यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन की है। तो जैसे लद्दाख आपने पहले आए हो, नहीं तो लद्दाख का कल्चर, लैंग्वेज बिल्कुल एक किंगडम था। इंडिया के साथ जुड़ने से पहले तो अपना राजा थे, तो हमें कश्मीर के साथ मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। उनका टोटली आइडेंटिटी अलग है। मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को जो जिनके पास जो दोस्त हु हैव और दोस्त हु डू नॉट हैव, उस जो गैप जो है उनको जो है हमें जो है उस ब्रिज आउट करना है। और जो है लोगों को जो है, जैसे मेरे ख्याल से हम करेंगे बिजली, सड़क, पानी और ये जो चीज़ों की जो बात करेंगे,
तो आप गाँवों में जाएंगे, अभी भी जो है इट्स अ वेरी सेफ टू सी कि लोगों को जो है साफ पीने का पानी तक अभी नहीं मिलते हैं। यहाँ के हालात को जो यहाँ के लोग समझेंगे, वो वहाँ एयर कंडीशन में बैठे हुए चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, IAS हो, IFS हो या आप टेक्नीशियंस हो, कोई भी हो, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग एंड एक्सपीरियंसिंग इज समथिंग विच यू कैन नेवर गेट इट। तो यहाँ लोगों को मालूम है किस तरह इसका समाधान निकालना है। बीते हुए 50-60 सालों में लद्दाख जैसे जगहों को केवल एक ब्यूरोक्रेट जो 1-1.5 साल के लिए यहाँ भेजा जाता था, जिसने इस हालत को कभी देखा नहीं अपने जीवन में, अचानक यहाँ पहुँच जाता है। सर्दियों में -30-40 होता है, 6-7 महीना रास्ता कटा रहता है। यहाँ हरियाली कुछ महीने को देखने को मिलता है। अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख संभाग तीनों की मंडल स्तरीय प्रशासकीय इकाइयां होंगी। लद्दाख संभाग में लेह और कारगिल जिला होंगे। एक मंडलायुक्त और IGP जल्द ही लद्दाख में नियुक्त किया जाएगा। राज्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लद्दाख के लिए अब प्रशासकीय व राजस्व डिवीजन भी अलग होंगे, जिसका मुख्यालय लेह में ही होगा। लद्दाख के लिए मंडलायुक्त लेह और महानिरीक्षक राज्य पुलिस लेह के पद भी सृजित किए गए हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मोदी सरकार आतंकवाद के गढ़ में जाकर कार्रवाई करने के सिद्धांत पर यकीन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ईमानदार और बेदाग है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू संस्कृति में आतंकवाद की कोई जगह नहीं और बालाकोट कार्रवाई के बाद अल्पसंख्यकों की सोच बदली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खास बातचीत की राज्यसभा टीवी के प्रधान संपादक राहुल महाजन से। ये पूरी बातचीत आज रात 8:30 बजे राज्यसभा टीवी पर आप देख सकते हैं। आतंक के खिलाफ, चाहे वो माओवाद हो, चाहे कश्मीर में सीमा पार से या वहां स्थानीय आतंकवाद हो, यूपीए तो बहुत कमजोर था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे तो पॉलिसी पैरालिसिस था। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, केवल आतंकवादी आए, मार के चले गए, उसके बाद बाइट दे दो और दुनिया के देशों से बात कर लो। आज तो हमने नीति आगे बढ़ाई है। उनके आने का हम इंतजार नहीं करेंगे। जहां से आतंकवाद पैदा होता है उसको वहीं जाके जड़ से उखाड़ेंगे। ये जो एयर स्ट्राइक्स थी, क्या थी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे हम गए। जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो क्या थी, और ये भी जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल था, ये एक डेटरेंट है कि कोई भी देश आज युद्ध की दृष्टि से हमारी तरफ ना देखे। तो इसलिए ये हमारी परफॉर्मेंस है। और मैं सबसे अंतिम बात कहूं, 1947 से आज तक देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि पास्ट में कोई भी सरकार इतनी ईमानदारी से चली हो। बेदाग सरकार की राजनीति इस देश में ईमानदारी से हो सकती है, ये नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने साबित कर दिया। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेंगलुरु में 28 मार्च को छापे की कार्रवाई के खिलाफ आयकर विभाग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस और जेडीएस नेताओं की ओर से प्रदर्शन किए जाने पर सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार को वजह बताने के साथ यूपीए शीर्षक से लिखे ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि संघवाद का मतलब सिर्फ राज्यों का अधिकार नहीं है, बल्कि भारतीय संघवाद भारत को राज्यों के संघ के रूप में स्थापित करता है और केंद्र का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, सीमा प्रबंधन, कस्टम चेक पॉइंट्स, आयकर विभाग की कार्रवाई केंद्र की संवैधानिक शक्तियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे में अगर राज्य इनमें से किसी के भी रास्ते में आता है तो संघीय नियमों का उल्लंघन करता है।
बेंगलुरु की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि टैक्स अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि किसी सांसद, विधायक या मंत्री के यहाँ तलाशी नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, किसी राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ भी ये कार्रवाई नहीं थी। ये कार्रवाई कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी विभाग के कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स के खिलाफ थी। वित्त मंत्री ने पूछा कि फिर प्रदर्शन क्यों किया गया, जिसमें राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया संदेह पैदा करता है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में गिरफ्तार कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को दोहरा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में दीपक तलवार की 120 करोड़ की संपत्ति होटल हॉलिडे इनको अटैच कर दिया है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में की है। इसके अलावा ईडी ने दीपक तलवार के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने ये चार्जशीट विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने और एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाने के मामले में दाखिल की है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तलवार की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। दीपक तलवार को दुबई में 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद दुबई निवासी व्यवसायी राजीव सक्सेना को भी गिरफ्तार कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था। दोनों को अदालत में पेश करने पर इन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था और अब दोनों हिरासत में ही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की है। आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर को निशाना बनाते हुए उस पर हथगोले फेंके हैं। ये बंकर पुलवामा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के परिसर के बाहर बना हुआ है। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है, जिसे पुलवामा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर एक कार में संदिग्ध धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। उस वक्त वहां सीआरपीएफ जवानों का काफिला भी गुजर रहा था। धमाके से सेना की गाड़ी को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज विशाखापट्टनम जिला अदालत की 125वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए न्यायपालिका को हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका हमारे लोकतांत्रिक राजनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। लोकतंत्र के 3 स्तंभों में महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। Will uphold the great values established by their predecessors. My dear friends, judiciary is an important constitutional organ and not only plays a major role in ensuring constitutional equilibrium between competing and conflicting interests of various stakeholders and other organs of the states, but also is the ultimate interpreter of law. Coming to justice delivery system in our country, it is indeed a matter of concern that the pendency of cases is huge at various levels. Judiciary is a key pillar of our democratic polity. It is meant to be dispassionate monitor of constitutional values. Being the crucial pillar among the 3 pillars of democracy, judiciary ensures that the constitutional provisions are followed both in letter and spirit. 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बोलीविया की राजधानी सुक्रे पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समकक्षीय से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार, अंतरिक्ष, आईटी समेत दूसरे क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच संस्कृति, खनन और अंतरिक्ष समेत 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए बोलीविया को $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने की पेशकश की है। राष्ट्रपति की 3 दिवसीय बोलीविया यात्रा राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से लैटिन अमेरिकी देश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। भारत की पहल पर बोलीविया अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल हो गया है और दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। This is the first ever state visit between India and Bolivia,
and I feel honored to be part of this historic moment in our diplomatic ties. Ladies and gentlemen, President Evo Morales and I had extensive talks today. We discussed a range of areas of mutual interest in bilateral, regional and multilateral fields. We have reaffirmed our commitment to strengthen our political and economic engagement. India feels privileged to share its development experience with Bolivia under the framework of South-South cooperation. In this spirit, we are happy to offer $100 million line of credit to Bolivia for financing development projects. We are happy to have Bolivia as a partner in the International Solar Alliance and welcome the signing of the framework agreement establishing the bond. In addition, we have signed 8 MOUs in the field of culture, visa waiver arrangement for diplomats, exchange between diplomatic academies, mining, space, traditional medicine, establishment of Center of Excellence in IT and Bioscenic Railway Project. इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति मोरालेस ने बोलीविया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के लोगों की ओर से सम्मान स्वीकार किया और इसे भारत और बोलीविया की दोस्ती को समर्पित किया। राष्ट्रपति भारत बोलीविया व्यापार बैठक में भाग लेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी गांव में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत के उन अमर सपूतों में हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आज़ादी के लिए लगा दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए माहौल बनाने और नवयुवकों को प्रेरित करने में लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना संपूर्ण जीवन आज़ादी की लड़ाई में समर्पित कर दिया। उनके अमूल्य योगदान से देशवासियों को सदैव प्रेरणा मिलेगी। नई दिल्ली के जयपुर हाउस स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में कल 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां कलाकारों की कला को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नाइट म्यूजियम शुरू किया गया है, जिसमें अब से ये गैलरी शुक्रवार और शनिवार के दिन रात 8 बजे तक खुली रहेगी, जबकि महीने के आखिरी शुक्रवार को ये समय सीमा बढ़ाकर 11 बजे तक के लिए कर दी गई है। अभी तक ये म्यूजियम दर्शकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता था। महानिदेशक अद्वैत गणनायक के मुताबिक नाइट म्यूजियम शुरू करने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक कलाकारों की कला को पहुंचाना है। दिल्ली में अब से थोड़ी देर पहले बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। सुबह मौसम गर्म रहा और अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शाम होते होते कई इलाकों में बादल छा गए और हल्की बारिश हुई। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने भारत को शूटआउट मुकाबले में 4-2 से हरा दिया। इससे पहले दोनों टीमों का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर छूटा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।